जय हिंद फ्रेंड्स। इंजीनियरिंग सर्किट एनालिसिस का हमारा टू पोर्ट नेटवर्क का टॉपिक चल रहा था और लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि टू पोर्ट नेटवर्क होता क्या है, उसके कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, कैसे निकालते हैं और साथ में हमने कुछ शॉर्टकट भी देखा, खास करके जेड और वाई पैरामीटर निकालने का जब टी और पाई नेटवर्क हो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इन पर न्यूमेरिकल्स। देखिए, मैंने आपको जो बताया जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर, एच पैरामीटर और टी पैरामीटर, उनकी डिफिनीसन जरूर ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ही स्कोरिंग हैं। अगर इनके क्वेश्चंस गलत होते हैं या आप नहीं करके आते हैं तो अपने आप को सिलेक्शन की दौड़ से पहले ही बाहर समझिएगा। फिर ना तो आंसर की मिलाने की ज़रूरत है और ना ही जो है, मतलब कहने का ये मतलब है कि खुद की एनालिसिस ज़रूरी है। कुछ स्कोरिंग टॉपिक हैं जिनको कि आपको करके आना ही आना है और सही तरीके से करके आना है। अगर उनको आप नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप सिलेक्शन की दौड़ से पहले ही बाहर हैं, तो इन पर हमेशा कमांड रखिएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स लिए गए हैं वो जेड पैरामीटर बता करके लिए गए हैं कि फाइंड आउट जेड पैरामीटर्स, लेकिन आपको सारे पैरामीटर्स निकालने हैं। इससे क्या होगा कि एक ही क्वेश्चन पर मल्टीपल प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको ये पता चलेगा कि एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का कितने तरीके हो सकते हैं और उन्हीं में से जो शॉर्टकट तरीका होगा वही आपको फॉलो करना है। और ये चीज़ें कभी भी रटी नहीं जाती हैं, ये हमेशा आपको अभ्यास के साथ आएंगी, प्रैक्टिस के साथ आएंगी। टाइम आपको देना ही देना है। मेहनत और प्रैक्टिस का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन मेहनत सही डायरेक्शन में करनी है आपको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि ए और बी दो फिगर दिए गए हैं जिनमें रेजिस्टेंस आर लगा है और हमें इसका जेड पैरामीटर निकालना है। अब अगर आपको ध्यान हो कि अगर आपके पास, मैंने बताया था कि अगर टी नेटवर्क है कुछ इस तरीके से, इम्पीडेंस लगे हैं और इस सर्किट का जो जेड पैरामीटर होता है वो डायरेक्ट लिखा जाता है। सॉल्व करने का तरीका भी मैं बता दूंगा, लेकिन आप डायरेक्ट जेड पैरामीटर लिखेंगे। जेड वन वन क्या हो जाएगा, इनका और इनका सम, जेड वन प्लस जेड टू। जेड टू टू क्या हो जाएगा, इनका और इनका सम। और जो डायगोनल एलिमेंट है रिवर्स साइड वो है बीच वाला टर्म जेड टू जेड टू। ये जेड पैरामीटर डायरेक्ट निकला। कैसे निकला था मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर आप V1 अप्लाई करेंगे, V1 V2 I1 I2 तो हर जगह अप्लाई करना है क्वेश्चन मिलते ही। यहाँ पर फ्लो हो जाएगी I1 प्लस I2 करंट। KVL लगा दीजिए इधर और इधर। जब आप KVL लगाएंगे तो फर्स्ट लूप में लगाएंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, Z1 I1 प्लस Z2 I1 प्लस I2, यही लिखेंगे। तो आपको V1 क्या मिला, Z1 प्लस Z2 I1 प्लस Z2 I2, इक्वेशन फर्स्ट। अगर आप सेकंड लूप में लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, KVL। ये आपको पता होना चाहिए, प्लस माइनस। ठीक है। V2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, Z2 I2 प्लस जेड सॉरी Z3 I2 प्लस Z2 I1 प्लस I2। तो यहाँ से V2 इज इक्वल टू क्या मिला, Z2 Z2 I1 प्लस Z2 प्लस Z3 I2, इक्वेशन 2। V1 और V2 को आपने किसके टर्म में लिख लिया, I1 और I2 के टर्म में। तो ये जो मिलेगा ये जेड पैरामीटर होगा, वही यहाँ पर लिखा है। अब अगर ये शॉर्टकट आपको पता है तो पहला क्वेश्चन
यहाँ का जेड क्या है, कुछ नहीं दिया है तो जीरो है। यहाँ का जेड क्या है, कुछ नहीं दिया तो जीरो है। तो डायरेक्ट मैं इसका जेड पैरामीटर क्या लिखूंगा, आर आर जीरो जीरो। ये आपका आंसर है। अब अगर आपको ये पता चल गया कि जेड पैरामीटर पता चल गया, तो अब इसके अलावा जितने भी पैरामीटर हैं आप सारे निकाल सकते हैं। वाई निकालिए, क्या निकालिए, एच निकालिए, टी निकालिए। अगर मैं वाई निकालता हूं, वाई क्या हो जाएगा, इसी का इन्वर्स कर देते हैं, यही तो है ना। तो इसका इन्वर्स, अगर आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है वो भी सिमेट्रिक, तो इन्वर्स कैसे निकालते हैं, एडज्वाइंट ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, सॉरी डिटर्मिनेंट है इसका, क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट, आर स्क्वायर। और एडज्वाइंट कैसे निकालेंगे, इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, और इसको इंटरचेंज करके माइनस साइन लगा देते हैं। तो जीरो के आगे चाहे माइनस साइन लगाइए चाहे ना लगाइए, तो वाई पैरामीटर क्या मिलेगा, 1/r, जीरो जीरो 1/r। आप निकाल करके देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको जेड पैरामीटर पता है, मतलब अगर मैं यहाँ पर जेड पैरामीटर का मतलब क्या है कि V1 इज इक्वल टू क्या है, RI1 प्लस 0I2, और V2 इज इक्वल टू क्या है, 0I1 प्लस RI2, यही तो है ना। इस जेड पैरामीटर से इक्वेशन में ऐसे ही तो लिखूंगा, क्योंकि जेड पैरामीटर में क्या होता है, V1 V2 को I1 R2 के टर्म में लिख दिए। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप एच पैरामीटर निकालेंगे तो एच में आपको यह पता होना चाहिए किसको किसके टर्म में लिखते हैं। एच में क्या लिखते हैं, V1 I2 को किसके टर्म में लिखते हैं, I1 V2 के टर्म में। तो V1 को लिखना है I1 और V2 के टर्म में, V1 को लिखना है I1 और V2, यहां पर I2 हटा दीजिए, मतलब I2 को आपको एलिमिनेट करना है, तो I2 की वैल्यू यहां से निकालिए। तो I2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, V2/R प्लस 0I1। प्लस लगाइए माइनस लगाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जीरो है। ठीक है, तो I2 किसके टर्म में आ गया, I1 और V2 के टर्म में। तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, जीरो, और यहां पर क्या लिखूंगा, 1/R एच पैरामीटर में। अब ये I2 की वैल्यू वहां पर जाकर पुट कर दीजिए फर्स्ट इक्वेशन में, तो V1 की वैल्यू क्या लिखूंगा, RI1, क्योंकि I2 जीरो से मल्टीप्लाई है तो जीरो ही पूरा रहेगा। तो V1 किसके टर्म में है, I1 और V2 के टर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, R और जीरो, ये एच पैरामीटर मिल गया। अगर एच पता है, जेड पता है, वाई पता है, आर पता है, टी आप ऐसे ही अपने आप निकाल लीजिए। टी, देखिए एक पैरामीटर अगर आपको मिल गया जेड, तो आप बाकी केवल सिस्टम का अरेंजमेंट ही है, इक्वेशन का अरेंजमेंट तोड़ मरोड़ करके किसी दो को किसी दो के टर्म में लिखना होता है, बस यही तो है पैरामीटर्स, और थोड़ी कुछ है। तो अगर मैं टी पैरामीटर इसका निकालना चाहूं तो टी में क्या लिखूंगा, टी में क्या होता है, V1 I1 को V2 और -I2 के टर्म में लिखते हैं। तो V1 को V2 और -I2, V2 यहां पर नहीं है, I1 है, I1 को V2 और -I2 में लिखना है, I1 ये है। अगर मैं यहां से I1 की वैल्यू निकालूं तो मैं क्या लिखूंगा, I1 की वैल्यू इनफाइनाइट आ जाएगी, इसका मतलब कि टी पैरामीटर नॉट पॉसिबल। लेकिन क्या पूरे टी पैरामीटर नॉट पॉसिबल हैं, क्या पूरे के पूरे टी पैरामीटर नॉट पॉसिबल हैं, नहीं, सी वाला नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि यहां पर जीरो से डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं यहां से I1 की वैल्यू निकालूं तो I1 की वैल्यू मैं क्या लिखूंगा, V2/0 माइनस I2/R I2/0।
तो ये वाला सारा टर्म क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। सी और डी मिल ही नहीं सकते। अगर सी और डी नहीं मिल सकते तो ये V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, मतलब टी पैरामीटर नॉट पॉसिबल है, सारे इनफाइनाइट आ जाएंगे। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बताने का तरीका, मतलब पर्पज ही यही था कि ये जो आर लगा है बीच में, इसके सारे पैरामीटर पॉसिबल हैं, टी पैरामीटर नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल है वो भी अभी मैं आपको बताए, मतलब सॉल्व करके तो दिखा ही दिया, उसका दूसरा कारण भी मैं आपको बता दूंगा कि ऐसा क्यों नहीं है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल क्यों नहीं है वो भी मैं भी आपको बता रहा हूं। अभी तो मैंने सॉल्व करके बताया कि सब में कुछ इनफाइनाइट बन जा रहा है। क्या मैं बाकी चीज़ें अभी उसका शॉर्टकट भी बताता हूं कि डायरेक्ट आप इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, टी पैरामीटर के लिए डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। जरा यहां पर देखते हैं, कुछ नहीं पता तो डायरेक्ट V1 I1 इधर, V2 I2 इधर। अब ध्यान से देखिए, इसी एक वायर में, इसी एक रेजिस्टेंस में दो करंट फ्लो हो रही हैं और दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अब केसीएल क्या कहता है कि चार्ज ना तो स्टोर किया जा सकता है, ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब क्या है, एकुमुलेशन ऑफ चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहां से I1 करंट भेज रहा हूं तो यहां से I2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, -I1 के इक्वल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तभी केसीएल। और केसीएल और केवीएल ये यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, कभी फेल नहीं होना है इनको। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब यहां पर आप ये कहेंगे कि I1 और I2 एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं या इंडिपेंडेंट हैं, डिपेंड कर रही हैं। इक्वल और अपोजिट ही तो हैं, एक दूसरे पर डिपेंड कर रही हैं, स्वतंत्र नहीं है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो यहां पर लिख लीजिए, क्योंकि I1 एंड I2 आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उससे रिजल्ट क्या मिलेगा, उससे रिजल्ट ये मिलेगा कि जब भी हम पैरामीटर लिखते हैं, सपोज मैंने जेड पैरामीटर लिखा, तो जेड में V1 I1 को, सॉरी हाँ, V1 I1 को V1 V2 को I1 I2 के टर्म में लिखना होता है। इसी तरह वाई पैरामीटर में I1 I2 को V1 V2 के टर्म में लिखना होता है। एच पैरामीटर में V1 I1 को, V1 I2 को I1 V2 के टर्म में लिखना होता है। और टी पैरामीटर में V1 I1 को V2 और -I2 के टर्म में लिखना होता है। अब देखिए, जो जिसको लिखना है वो तो हुआ डिपेंडेंट, और जिसके टर्म में लिखना होता है वो होते हैं इंडिपेंडेंट। अगर मुझे जेड पैरामीटर निकालना है तो I1 और I2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो जहां पर भी ये दोनों, अगर V1 V2 इंडिपेंडेंट नहीं है तो कभी भी उसका I पैरामीटर, वो Y पैरामीटर नहीं निकल सकता। अगर I1 V2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है तो कभी भी H पैरामीटर नहीं निकल सकता। अगर V2 और -I2 एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, सॉरी, V2 और -I2 अगर इंडिपेंडेंट नहीं है तो कभी भी T पैरामीटर नहीं निकल सकता, निकल ही नहीं सकता। इस क्वेश्चन में यही तो हो रहा है। ये जो T पैरामीटर नॉट पॉसिबल था इस वाले क्वेश्चन में, क्यों नॉट पॉसिबल था, क्योंकि V2 और -I2 एक दूसरे पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। इस पैरामीटर, इस नेटवर्क में कभी भी जेड पैरामीटर नहीं निकल सकता। क्यों, क्योंकि I1 और I2 एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ,
अगर मैं ये लिख रहा हूं कि I1 I2 इज आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसका मतलब ये हुआ है कि जेड पैरामीटर इज नॉट पॉसिबल फॉर दिस नेटवर्क। जेड पैरामीटर इसका नहीं निकाल सकते, निकाल ही नहीं सकते। ठीक है, कहानी समझ में आ गई? कोई दिक्कत हो तो बताइए। इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका सॉल्व करने का क्या है? इस क्वेश्चन का दूसरा तरीका सॉल्व करने का ये है, इसी का, जैसे हमने आपको जेड और वाई पैरामीटर, टी पैरामीटर, एच पैरामीटर निकालना बताया है, ओपन और सॉर्ट करके। एक बार ओपन कीजिए, एक बार सॉर्ट कीजिए, वो दूसरा तरीका है। ठीक है, तो जो आपको पसंद हो उससे आप कर लीजिएगा, वो आपकी मर्जी। ठीक है। अच्छा, जब जेड पैरामीटर इसके नहीं निकले तो क्या बाकी पैरामीटर भी नहीं निकलेंगे? निकलेंगे। अगर मैं इसका टी पैरामीटर निकालना चाहूं, टी, यही नेटवर्क है, V1 सॉरी -I2 क्या इसका टी पैरामीटर निकलेगा? बिल्कुल निकलेगा। V1 इज इक्वल टू क्या लिखूं? RI1 प्लस V2। और I1 की जगह क्या लिख दूं? I1 इज इक्वल टू -I2। टी पैरामीटर में क्या करते हैं? V1 I1 को किसके टर्म में लिखते हैं? V2 और -I2। I1 की वैल्यू -I2 यहां पर रखिए, तो क्या मिलेगा? V2 प्लस R -I2। तो V1 I1 ये इधर लिखा है, V2 और -I2। V2 की वैल्यू यहाँ पर क्या है? 1, V2 का कोफिशियंट, और -I2 का R। -R मत लिख दीजिएगा, V2 यहाँ पर 0 और -I2 1। ये इसका टी पैरामीटर है। तो ऐसा नहीं है कि एक पैरामीटर नहीं निकला तो बाकी नहीं निकलेंगे। हमने ए पार्ट वाले क्वेश्चन में भी बताया था कि जेड, वाई और एच सब निकले, केवल टी नहीं निकला। और यहां पर टी निकल रहा है, जेड नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा वो आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अब इसी तरह एच भी निकाल लेंगे ना। एच, अगर एच निकालना होगा तो क्या लिखेंगे? एच में V1 I2 को किसके टर्म में लिखना है? I1 और V2 के टर्म में। तो V1 I1 और V2, I1 और V2 ये टर्म में तो लिखा ही है, तो R1 और I1 और V2 -1 0, ये बन गया H। एक इक्वेशन बन जाए, एक आपको बन जाए, आप एक पैरामीटर निकाल लीजिए तो बाकी केवल इक्वेशंस का अरेंजमेंट रह जाता है, बस एक वेरिएबल से दूसरे वेरिएबल में, और कुछ नहीं रहता। तो ये प्रैक्टिस आपको करनी है, शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द जेड एंड वाई पैरामीटर। इसको तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? ये तो टी नेटवर्क ही है ना। अगर मैं Z11 लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा? इनका और इनका सम 11, ये भी 11, और बीच वाला ये। अगर मैं इसी का वाई पैरामीटर निकालना चाहूँ तो वाई में क्या करते हैं? पहले तो इसका डिटर्मिनेंट
मॉड ए मतलब डिटरमिनेंट क्या निकलेगा, 11 × 11 121 माइनस 1 120, तो 1/120। फिर क्या करते हैं, 2/2 वाले में इसको और इसको इंटरचेंज कर देते हैं, अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो 11 ये हो गया 11 ये हो गया, और इसको इंटरचेंज करके माइनस लगा देते हैं। 120 को अंदर ले जाइए तो क्या मिलेगा, 11/120 -1/120 -1/120 और 11/120। मैथ पढ़ते पढ़ते इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी कि अगर सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है 2/2 का, 2/2 का मतलब 2 रो और 2 कॉलम है, तो इनवर्स ऐसे निकालते हैं तुरंत। ये देखिए वाई पैरामीटर भी आपका यही है ना, हाँ ठीक है, और जेड पैरामीटर ये आपका लिखा ही है। आप बाकी प्रैक्टिस के लिए एच और टी पैरामीटर भी आप निकाल लीजिए, ठीक है, ये इसी से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके पहले देख लीजिए, आपको जो पसंद आए वो कीजिएगा, एक मैं करके आपको बता दूंगा। पहला तरीका क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन मिलते ही सबसे पहले आपको V1 यहाँ पर लिखना है, इधर लिखना है V2, इधर से एंटर कराना है I2 और इधर से एंटर कराना है I1। ठीक, ये पहला प्रोसेस है। उसके बाद आप चाहें तो अलग अलग ब्रांच में करंट डिवाइड कीजिए, जैसे I2 इधर से चली, मान लेते हैं इधर I3 चली गई, यहाँ पर I3 पहुंची, यहाँ पर I1, तो यहाँ पर क्या जाएगी I1 + I3, यहाँ पर I3 गई तो यहाँ पर क्या जाएगी I2 - I3, I2 - I3 इधर से आई, I1 + I3 इधर से आई, तो इस ब्रांच में कौन सी गई, I1 + I2। सारी ब्रांच में करंट पता है। अब आप क्या कर निकालिए, ध्यान से देखिएगा, चार वेरिएबल तो आपको पैरामीटर में है ही है, V1 I1 V2 I2। एडिशनल जो भी पैरामीटर है उसको हटाना है, एडिशनल पैरामीटर है I3, तो आपको तीन इक्वेशन चाहिए। दो इक्वेशन में तो दो वेरिएबल रहेंगे ही रहेंगे, तीसरी आपको इसलिए चाहिए क्योंकि तीसरे का वैल्यू बाकी दो के वैल्यू टर्म में लिखना है आपको, तो आपको तीन इक्वेशन कम से कम बनानी है। अगर मैं पहली इक्वेशन बनाऊं तो इधर से चलूंगा, दूसरी इक्वेशन बनाऊं तो इधर से चलूंगा, और तीसरी इक्वेशन इस लूप में चल दूंगा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन बनाऊं तो मैं क्या लिखूंगा, V1 = 1 I1 + I3 + 5 I1 + I2, इक्वेशन फर्स्ट। V2 = 2 I2 - I3 + 5 I1 + I2, इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन क्या बनाएंगे, सपोज मैं यहाँ पर इस अंदर वाले लूप में चलता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, 0 - I3 3I3 माइनस I1 + I3 -2 -I2 - I3 = 0, इक्वेशन 3। यहाँ से I3 की वैल्यू रख निकालिए और बाकी दो जगह पुट कर दीजिए। पुट करते ही आपको V1 और V2 किसके टर्म में मिल जाएंगे, I1 और I2 के टर्म में, तो जो मिलेगा वही होगा आपका जेड पैरामीटर। ये तो हुआ सॉल्व करने का पहला तरीका। जो भी आपको अच्छा लगे, मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर बताने के लिए हैं, प्रैक्टिस आपको करनी है, एग्जाम आपको निकालना है, रैंक आपको लानी है। चलिए पहला क्वेश्चन, पहला तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका देखते हैं। ये सारे आंसर टेस्टेड हैं, टेस्टेड का मतलब एक बार मैं इनको सॉल्व कर चुका हूं, तो कभी भी आंसर की इसमें गलती नहीं निकालिएगा, आंसर सारे सही हैं जो भी लिखे हैं बोर्ड पर, ठीक है। दूसरा तरीका मैं आपको बताने जा रहा हूं कि दूसरे तरीके में क्या करना है। क्वेश्चन ऐसे था, 1 ओम, 2 ओम, 5 ओम। ठीक है, ये था 3 ओम। दूसरा तरीका क्या है,
अलग अलग लूप ले लीजिए। इसमें मान लेते हैं I1 करंट फ्लो हो रही है, इसमें मान लेते हैं I2 करंट फ्लो हो रही है, और इसमें मान लेते हैं I3 करंट फ्लो हो रही है। डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। आपको KVL KCL खूब अच्छे से बताए हैं कैसे इक्वेशन बनाते हैं। अगर कोई डाउट हो तो वहाँ पर जा करके देख लीजिएगा। अगर मैं ऐसा करता हूँ और फिर इक्वेशन लिखता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा? इस पहले लूप में अगर मैं लिखता हूँ तो V1 इज इक्वल टू 1 I1 माइनस I3 V1 माइनस 1 I1 माइनस I3 माइनस 5 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन 2 में क्या लिखूंगा? V2 माइनस 2 I2 प्लस I3 माइनस 5 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 2। थर्ड इक्वेशन बनाता हूँ तो 0 माइनस 3 I3 माइनस 2 I2 प्लस I3 माइनस 1 I3 माइनस I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन से I3 की वैल्यू निकाल कर बाकी दो में पुट कर दीजिएगा। आपके पास V1 और V2 I1 I2 के टर्म में अरेंज कर दीजिएगा। आंसर सेम आएगा जो पहले आया था। ये हुआ दूसरा तरीका सॉल्व करने का। ठीक है, तीसरा तरीका देख लेते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में बीटेक कर रहे होंगे तो ये आपको सेकंड ईयर में ये सब्जेक्ट मिलेगा आपको, नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, उसमें ये टॉपिक होगा टू पोर्ट नेटवर्क। सेकंड ईयर में रखने का कारण ये है कि आप KCL KVL अच्छे से समझ गए हैं और उससे उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। मतलब अप्लाई करने का तरीका जान रहे हैं यहाँ पर कि अप्लाई करके और चीज़ें इससे क्या क्या निकल सकती हैं KVL KCL। ठीक है, तो फंडामेंटल है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ पर आपने ये देखा कि वन ओम 3 ओम। यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये बन रहा है डेल्टा। डेल्टा का मतलब जहाँ पर चीज़ें ऐसे लूप में हैं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। देखिए ये पूरा लूप में है। अगर मैं A, B और C ये 3 पॉइंट लूँ तो एक ट्रायंगल की ब्रांच ये हो गई, दूसरी ये ब्रांच हो गई, तीसरी ये हो गई। ये ABC एक डेल्टा बन रहा है। तो डेल्टा को क्या कर लें? स्टार में बदल लें। डेल्टा को जब भी आप स्टार में बदलेंगे स्टार कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। अगर मैं इसको 1 लूँ, इसको 2 लूँ, इसको 3 लूँ नंबरिंग, तो मुझे अगर स्टार की ये वाली ब्रांच निकालनी है तो ये किन दो ब्रांच से जुड़ी है? 1 और 2 से। तो इस ब्रांच का वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। यही होता है डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन। अगर नहीं पढ़े हैं तो एक बार फिर से जाकर के पढ़ लीजिएगा, सब कुछ पढ़ाया गया है आपको। भूलें ना, आपको यही तरीका भी बताया गया है कि डेल्टा से स्टार कन्वर्जन ईजी होता है और डेल्टा से स्टार में बदलने के लिए डेल्टा की जो दो ब्रांचेज जुड़ी हों आपस में, जैसे ये वाला निकालना स्टार, तो देखिए स्टार में ये डेल्टा की कौन सी दो ब्रांच से जुड़ा है? 1 और 2 से। तो 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3। तो अगर मैं स्टार कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो अगर मैं ये वाली ब्रांच निकालूं तो ये एक तो 3 ओम से जुड़ी है और एक 1 ओम से। तो मैं इस ब्रांच का क्या लिखूंगा? अगर मैं इस ब्रांच को निकालूं तो 3 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2 प्लस 1 6, मतलब 3/6।
अगर मैं इस ब्रांच को निकालूंगा तो 2 इंटू 3 6, 6 डिवाइडेड बाई 6 ओम। अगर मैं इस ब्रांच को निकालूँ ये वाली को, तो मैं क्या लिखूंगा 2 इंटू 1 2 बाई 6, और ये 5 ओम पहले से लगा है। तो यही सर्किट बदल कर कैसे हो गया 1 बाई 2 ओम, 2 बाई 3 का मतलब 1 बाई 3, 1 बाई 3 प्लस 5 16 बाई 3, और ये 1 ओम। तुरंत बदल गया एक स्टेप में। और इसका आपने पढ़ा है कि इसका जेड पैरामीटर कैसे निकालते हैं। Z11 क्या हो जाएगा, इनका और इनका सम, तो 1 बाई 2 प्लस 16 बाई 3 कितना निकला, इसका एलसीएम 6, तो 3 प्लस 32 35 बाई 6 आ गया। Z22 क्या हो जाएगा, इनका और इनका सम 19 बाई 3 19 बाई 3, और Z22 और Z21 सॉरी Z12 और Z21 ये बीच वाली ब्रांच हो जाएंगे 16 बाई 3। जेड पैरामीटर मिल गया तुरंत। ये प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि आप वहां पर कितनी प्रैक्टिस किए हैं, ताकि आपको जल्दी से मेथड क्लिक हो। अगर क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, तो एक क्वेश्चन पर ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 मिनट दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो अगर आपके 10-20 सेकंड में 20-30 सेकंड में आपको ये ना दिखे कि आंसर निकल रहा है, तो इसका मतलब कि आपको मेथड चेंज करना है, या फिर गोला मार लीजिए उस क्वेश्चन में, और वो सबसे लास्ट में जब आप बाकी पूरा पेपर सॉल्व कर सकें तब वो कीजिए, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। हो गया, चलिए जेड पैरामीटर मिल गया, तो बाकी पैरामीटर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कौन सा मेथड आप फॉलो कर रहे हैं ये केवल और केवल इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपने प्रैक्टिस कैसे कर रखी है, बस। चलिए, ये क्वेश्चन दिया गया है आपको, और इसका हमें जेड पैरामीटर निकालना है। क्या करें, सबसे पहले तो V1 V2 I1 और I2 ये आपको एंटर कराना है। उस एंटर कराने से पहले आप इसको सबसे पहले एस डोमेन में ले जाइए। एस डोमेन का मतलब ये होता है कि अगर C लगा है तो उसकी इम्पीडेंस एस डोमेन में 1/CS हो जाएगी, ताकि जे वाला टर्म ना आए। अगर इंडक्टर लगा है L तो इसकी इम्पीडेंस एस डोमेन में LS हो जाती है। एस लाप्लास वाला एस है, स्मॉल एस, ठीक है। तो ये जो 1/2 लिखा है, क्योंकि यही है वो कैपेसिटर, इंडक्टर तो इसमें है नहीं, तो इसको सबसे पहले किस में बदल लीजिए, एस डोमेन में। यहाँ पर वैल्यू क्या लिखी है, कुछ नहीं लिखी है, तो चलो 1 ले लेते हैं, 1 मानकर करते हैं। अदरवाइज रुकिए एक बार मैं देख लेता हूँ कि 1 ही है या और कुछ है। हाँ 1 है।
1 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, सबसे पहले इसको एस डोमेन में बदलिए। रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस ही रहता है क्योंकि इसमें फ्रीक्वेंसी का टर्म आता नहीं है, तो ये 1 ओम ही रहेगा। ये है डिपेंडेंट करंट सोर्स अल्फा आई, ये हो जाएगा 1/CS 1/2S V2 I2 अंदर गई, V1 I1 अंदर गई। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अल्फा I1 अल्फा आई इधर चली गई, तो इस वाले ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी? I1 माइनस अल्फा आई। अल्फा इधर पहुंची, I2 इधर आई, तो इस वाले ब्रांच में कौन सी जाएगी? I2 प्लस अल्फा आई। यहां पर दोनों आकर के ऐड हो जाएंगी, तो इस वाली ब्रांच में करंट कौन सी जा रही है? आई जा रही है, लेकिन आई की वैल्यू क्या है? I1 प्लस I2। क्यों? क्योंकि इधर से जो करंट आ रही है, इधर से जो करंट आ रही है, दोनों को ऐड कर दीजिए तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। आपको सारी ब्रांच में करंट पता चल गई। आपके पास एडिशनल कोई करंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो आई थी उसकी वैल्यू क्या मिल गई? I1 प्लस I2। अब आपके पास पूरे इक्वेशन में 4 ही टर्म बचे, V1 I1 V2 I2। तुरंत 2 इक्वेशन बनाइए और उसके बाद उनको अरेंज कर दीजिए। अगर मैं इक्वेशन बना रहा हूं, यहां से इधर चल रहा हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? V1 इज इक्वल टू 1 I1 माइनस अल्फा आई प्लस 3 I1 प्लस I2। तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला? आई की वैल्यू रखिए अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, तो I1 माइनस अल्फा I1 माइनस अल्फा I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2। तो क्या मिला? V1 इज इक्वल टू 3 4 माइनस अल्फा I1 और 3 माइनस अल्फा I2। ये इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन 2, इधर से चलिए, तो V2 इज इक्वल टू 1/2S I2 प्लस अल्फा आई प्लस 3 I1 प्लस I2। तो V2 इज इक्वल टू क्या मिला? 1/2S I2 प्लस अल्फा बाई 2S, आई की वैल्यू I1 प्लस I2 प्लस 3I1 प्लस 3I2। तो V2 इज इक्वल टू 3 प्लस अल्फा बाई 2S I1 प्लस 3 प्लस अल्फा प्लस 1 बाई 2S। प्लस अल्फा प्लस 1 बाई 2S इक्वेशन 2। तो आपका जेड पैरामीटर क्या मिला? 4 माइनस अल्फा 3 माइनस अल्फा 6S प्लस अल्फा बाई 2S, और ये 6S प्लस अल्फा प्लस 1 बाई 2S। ये आपका जेड पैरामीटर मिल गया। देखिए यही मिला। ठीक है, ये आपको आंसर देना। नेक्स्ट, ये आपको क्वेश्चन गिवन है। क्या करेंगे? सबसे पहले V1 I1, फिर V2 इधर से I2।
अब आगे यहाँ पर ये जो V1 की वैल्यू दी है ये वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, V1 वही है जो पहले वहाँ पर गिवन है। अब आपको जेड पैरामीटर निकालना है। अब क्या करना है आपको, अब क्या करना है, इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनाने से पहले करंट का डिवीजन कर लेते हैं, चाहे लूप लगा लेते हैं, आपकी मर्जी, जो भी मर्जी। हमें क्या करें, करंट डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर मान लेते हैं I3, तो इधर क्या गई I2 माइनस I3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर मान लेते हैं I4, यहाँ पर क्या गया I1 माइनस I4। तो इस ब्रांच में करंट कितनी चली गई, I1 माइनस I4 प्लस I2। इस ब्रांच में करंट जाने न जाने का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है और यहाँ पर रेजिस्टेंस है नहीं। अब आपके पास 4 वेरिएबल तो आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि पैरामीटर निकालना है, तो V1 V2 I1 I2 ये तो चाहिए चाहिए। जो एक्स्ट्रा हैं उनको आपको हटाना है। एक्स्ट्रा कौन कौन से हैं, एक I3 और एक I4। तो आपको 4 इक्वेशन बनेगी, 4 में से 2 तो चली गई 4 वेरिएबल के लिए, V1 V2 I1 I2 के लिए, और जो बाकी 2 हैं उनमें से I3 और I4 की वैल्यू निकालकर हमें बाकी 2 में रखनी है। ठीक है, चलिए तो हमें 2 वेरिएबल एलिमिनेट करने हैं, I3 और I4। तो सबसे पहले इक्वेशन बनाते हैं। अगर मैं इस लूप में करूं तो V1 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, I4 इक्वेशन फर्स्ट। अगर मैं इस लूप में चलूं तो मैं क्या लिखूंगा, V2 इज इक्वल टू 0.5 I2 माइनस I3 इक्वेशन। ठीक है, उसके बाद जरा बड़े वाले इक्वेशन पर चलते हैं। ऐसे पर चला जाए या ऐसे चला जाए, ऐसे ही चलते हैं इधर वाले। V2 इज इक्वल टू क्या लिखूंगा, I3 माइनस I1 माइनस I4 प्लस I4 इक्वेशन। इक्वेशन 4 इधर से बना लेते हैं या इधर से बना लेते हैं। 3V1 इज इक्वल टू I4 माइनस I1 प्लस I4। I4 की वैल्यू निकालिए। I4 यहाँ से क्या मिलेगा, फोर्थ इक्वेशन से 3V1 प्लस I1 डिवाइड बाई 2। I4 की ये वैल्यू वहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला, 3/2V1 प्लस I1/2। तो क्या मिला, उधर चला जाएगा तो माइनस V1/2 इज इक्वल टू I1/2। तो V1 इज इक्वल टू माइनस I1। V1 को किसके टर्म में लिखना था, I1 और I2 के टर्म में। यहाँ पर I2 टर्म क्या है, 0, और I1 का टर्म क्या है, कोफिशिएंट -1। तो Z11 मिल गया -1 और Z22 मिल गया 0। ये मिल गया V1 इज इक्वल टू माइनस I1। ठीक है, और I4 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर जाकर के पुट कर दीजिए। I4 की ये वैल्यू जब आप थर्ड में पुट करेंगे तो आपको V2 क्या मिलेगा, I3 माइनस I1 प्लस 2I4। 2I4 की वैल्यू क्या है, I3 माइनस I1
प्लस 3v1 प्लस I1 से I1 कैंसिल, तो I3 की वैल्यू क्या मिली, V2 माइनस 3v1, V1 की वैल्यू क्या है माइनस I1, तो क्या मिल जाएगा V2 प्लस 3I1। ये किसकी वैल्यू मिली, I3 की। I3 की ये वाली वैल्यू जाकर के वहाँ पर पुट कर दीजिए इक्वेशन 2 में, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिला 0.5 I2 माइनस I3, तो V2 प्लस 1/2 V2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 I1 प्लस 1/2 I2, तो ये कितना मिल गया 3/2 V2 इज इक्वल टू माइनस 3/2 I1 प्लस 1/2 I2, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिला माइनस I1 प्लस 1/3 I2। तो यहाँ पर पैरामीटर क्या मिला -1 और 1/3, देखिए वहाँ पर आ रहा -1 1/3। जेड पैरामीटर मिल गया आपको। जेड पैरामीटर मिलते ही आप बाकी अच्छा इस क्वेश्चन को दूसरी तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वही ओपन और शार्ट वाला। जैसे Z11 आपको निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सेकंड वाले टर्मिनल को सॉर्ट करना पड़ेगा, उससे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ क्योंकि जिस भी वो पैरामीटर में आप पहुँचिए उसके बाद इक्वेशन ही अरेंज करना होता है, वो आपकी मर्जी है। अगर आप ओपन सॉर्ट करके भी निकालते हैं तो उससे भी आ जाएगा। एक बार मैं करके बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, बस और कोई बात नहीं। अगर मैं Z11 निकालना चाहूँ तो Z11 क्या होता है V1/I1, जहाँ पर I2 की वैल्यू है 0। I2 की वैल्यू 0 का मतलब कि ओपन है। तभी तो है ना। अब अगर ये ओपन है मतलब ये वाला टर्मिनल, तो आपका फिगर कैसे बनेगा, अगर ऐसे कुछ कंडीशन है तो आपका फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ये इसके बाद ये और ये सीरीज में आ जाएंगे, वही तो होगा ना। हाँ ठीक है, क्योंकि आगे वाला टर्मिनल ओपन है 1.5। 3v1 1 ओम 1 ओम, लेकिन इससे भी लेंदी ही पड़ेगा। I1 इधर से ले जाएंगे तो मान लीजिए इधर I3 गई तो इधर गई I1 माइनस I3, I1 माइनस I3 इधर गई। इस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, ये इसके पैरेलल में है, तो यहाँ पर करंट जाएगी 3v1 डिवाइडेड बाई 1.5 मतलब 2v1, यहाँ पर करंट जाएगी 1.5 मतलब 3/2, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पर इस ब्रांच में करंट कौन सी जाएगी 2v1। लंबी पड़ेगा उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यही आपकी लिए, क्योंकि उसमें 4 निकालने के लिए 4 इक्वेशन आपको सॉल्व करनी पड़ेगी और इसमें फटाफट हो जा रहा है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्या करेंगे, तरीका वही है बेसिक, V1 V2 अप्लाई कीजिए, I1 I2 अंदर भेजिए। I2 यहाँ पर गई तो I1 इधर चली गई, तो इधर कितनी गई I2 माइनस 2I1, मान लेते हैं तो इधर गई I3, तो इधर कितनी जाएगी I1 माइनस I3, तो इधर कितनी गई
I1 माइनस I3 प्लस I2 माइनस 2I1। तो कितनी हो गई? I2 माइनस I3 माइनस I1। आपके पास चार इक्वेशन दो इक्वेशन बनेगी V1 I1 V2 I2 वाली। एक एक्स्ट्रा बनानी पड़ेगी, क्यों? क्योंकि आपके पास I3 एक्स्ट्रा आ गया, I3 को हटाना है। तो सबसे पहले एक बार इसी पर इक्वेशन लगाइए तो V1 इज इक्वल टू आ जाएगा I3, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरा इक्वेशन इधर लगाइए तो V2 इज इक्वल टू 2 I2 माइनस I3 माइनस I1, ये दूसरी इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन क्या करें? इसके अंदर का लूप चलाइए तो 0 माइनस 2 I माइनस I3 माइनस 2 I1 माइनस I3 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I1 माइनस I3 इज इक्वल टू 0 इक्वेशन। आपको क्या करना है? थर्ड इक्वेशन से I3 की वैल्यू निकालना है और बाकी I1 और I2 में पुट कर देना है, वो 1 और 2 में पुट कर देना है। तो यहाँ से निकालिए ठीक है। तो 2I1 माइनस 2I3 माइनस 2I2 प्लस 2I3 प्लस 2I1 प्लस I3 इक्वल टू 0। I3 देखिए, I3 कितना आया? 2 2 4 5 5I3 इज इक्वल टू 2I1, ये और ये तो कैंसिल हो गए। कैंसिल हो रहा है क्या? हाँ ठीक है। तो I3 इज इक्वल टू क्या मिला? 5I3 इज इक्वल टू 2I2। तो I3 इज इक्वल टू 2/5I2। V1 की जगह पुट कर दीजिए यहाँ पर और यहाँ। तो V1 इज इक्वल टू क्या मिला? 2/5। I1 नहीं है तो I1 का कोफिशिएंट 0 कहाँ से आ रहा है? माइनस 2/5 आ रहा है। कुछ गड़बड़ है? I1 माइनस I3। यहाँ पर 3I1 और यहाँ पर मैंने लिखा है 3I1 है, यहाँ पर 2I1 लिखा था तो यहाँ पर 3। तो यहाँ पर क्या जाएगा? माइनस 2I1 देख रहे हैं, थोड़ी सी मिस्टेक, आंसर गलत। 2I1 तो ये कितना हो जाएगा? माइनस 2I1 प्लस 4I1 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। I3 के टर्म हो गए 5I3, I2 के टर्म हो गए 2I2 और I1 के टर्म हो गए माइनस 2I1। तो I3 की वैल्यू क्या आ गई? माइनस 2/5 I1 प्लस 2/5 I2। I3 की ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कीजिए और वहाँ पर पुट कीजिए इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो V1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा? माइनस 2/5 I1 प्लस 2/5 I2। तो ये हो गया Z11, ये हो गया Z12। देखिए आंसर यही आ रहा है, माइनस 2/5 2/5। ठीक है। अब जब I3 की वैल्यू वहाँ पर पुट करेंगे इक्वेशन 2 में तो आपको Z21 और Z22 मिलेगा। तो V2 की वैल्यू क्या मिलेगी? 2I2 माइनस 4I1 माइनस 2I3
प्लस -2i3। तो V2 इज इक्वल टू 5 चौक 20 4 24 -24/5i1, 5 दूनी 10 4 14 प्लस 14/5। ये हो गया क्या, Z21, और ये क्या हो गया, Z2। देखिए वही -16/5 16/5। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। 2i2 -4i1 -2i3 -2 5 दूनी 10 4 14 5 चौक 20 -14। कैसे हो गया, 5 चौक 20 तो -16/5 i1, 5 दूनी 10 10 -4 प्लस 6/5 -16/5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें भी जेड पैरामीटर निकालना है। क्या करें, पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। सबसे पहले V1 V2 I2 को अंदर भेजिए, इधर से I1 को अंदर भेजिए। मान लेते हैं इधर है I3, तो इधर कितना गया, I2 -I3। इसमें से 2V1 इधर चला गया, इधर कितना गया, I2 -I3 -2V। तो इधर कितना आया, इधर आया I1 + I2 -I3 -2V। आपके पास एक्स्ट्रा क्या है, I3। तो पहले की इक्वेशन यहाँ से बनाइए। तो V1 = 1 × I1 + I2 -I3 -2V। तो ये कितना आया, 3V1 = I1 + I2 -I2। इक्वेशन फर्स्ट। दूसरी इक्वेशन यहाँ से V2 = 2i3, इक्वेशन 2। तीसरी इक्वेशन कोई भी एक लूप ले लीजिए। अगर मैं यहाँ से बड़ा वाला लेता हूँ तो 2i2 -i3 प्लस I2 -i3 -2V प्लस I1 + I2 -i3 -2V माइनस I2 = 0। ये इक्वेशन 3। तो यहाँ से क्या मिला, 2i2 -2i3 प्लस I2 -i3 -2V1 प्लस I1 + I2 -i3 -2V1 -2I2 = 0। I3 का देखिए, 2 1 3 1 4 2 6 ही है, 2 1 3 1 4 2 6 6i3। I2 2 1 3 1 4 I1 और V1 2 2 4 हो गया। तो
तो एक 3 4 I2 हो गया, I1 अकेला ही है। ठीक, यहाँ से I3 की वैल्यू निकालिए। I1 प्लस 4I2 माइनस 4V1/6। I3 की ये वाली वैल्यू वहाँ पर पुट कर दीजिए। गड़बड़ तो नहीं है? तो I2 माइनस I3 माइनस 2V1, I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस 2V1 2 3 4 6। तो V2 इज इक्वल टू क्या मिला? 2I3। ठीक है, ये I3 की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दिया पूरा। और V1 की वैल्यू वहाँ पर, अगर I3 की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो क्या मिलेगा? 3V1 इज इक्वल टू 9 माइनस 10 7, 6 कम 6 माइनस 1 5 5/6 3 V1 क्या मिला? 5/14 I1 प्लस 1/7 I2। ये है V1 की वैल्यू। तो ये है आपका Z11 और ये है आपका Z1। ठीक है, ये वाली V1 की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो V2 इज इक्वल टू -1/7 प्लस 8/7 I2। तो ये हो गया क्या? Z21 और ये हो गया क्या? Z2। देखिए यही आया 5/14 1/7 5/14 1/7 -1/7 8/7 7 आ गया आपका आंसर। ठीक है, कभी भी प्रैक्टिस से मत घबराइए, क्वेश्चन को ट्राई करने से मत घबराइए, वो आपको करना ही करना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है। चलिए, ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आगे पढ़ लेंगे। V1 V2
I2 I1। मान लेते हैं उधर क्या गया, इधर मान लेते हैं I1 डैश गई और इधर मान लेते हैं I2 डैश गई। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर के केस में ये 1:n क्या है, टर्न रेशियो इसको बोलते हैं। V1/V2 इज इक्वल टू 1/n। तो V1 इज इक्वल टू 1/n V2। ठीक है, ये ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो होता है। अब करंट के उसमें I1 डैश बाई I2 डैश इज इक्वल टू N2/N1 N। I के केस में जस्ट वोल्टेज का रिवर्स हो जाता है। V1/V2 1/n है तो I1/I2 n हो जाएगा। ठीक है, N2/N1 होता है। ट्रांसफार्मर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पर जान जाएंगे। यहाँ से पर I1 डैश इज इक्वल टू क्या मिला, N/I2 डैश। ठीक है, चलिए I1 डैश की वैल्यू क्या है। अगर मैं यहाँ पर वोल्टेज है V1, यहाँ पर है V2, तो I1 डैश की जगह मैं क्या लिख दूंगा, I1 डैश क्या है, I1 माइनस यहाँ से यहाँ पर कितनी करंट फ्लो होगी, V1 माइनस V2/R। कोई दिक्कत, इज इक्वल टू N। I2 डैश जरा देखिए, I2 डैश है क्या, I2 माइनस I2 डैश है क्या, यहाँ से जो करंट आई I2 माइनस यहाँ पर जो करंट गई उस ब्रांच में कौन सी करंट जाएगी, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई R। V2 की वैल्यू क्या पता है, NV1 पुट कर दीजिए। कोई दिक्कत, NV1 ठीक है। तो I1 माइनस NI2 इज इक्वल टू V1/R 1 माइनस n प्लस 1। कोई दिक्कत, तो I1 माइनस NI2 V1/R, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2n। यही होगा, गड़बड़ हो गया, n यहाँ पर आ जाएगा N2। ये आपको क्या मिल गया, Z11 ये मिल गया Z।
Z11 Z12 मिल गया। तो इसी तरह V1 की ये वाली वैल्यू जा करके वहाँ पर पुट कर दीजिए, तो V2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, NV1, तो NR डिवाइड बाई 1 माइनस n स्क्वायर I1 माइनस n स्क्वायर R 1 माइनस n स्क्वायर I2। जब भी Z12 आएगा ये माइनस के साथ आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह ये हो जाएगा क्या, Z21, और ये पूरा क्या हो जाएगा, Z22। ये आपका आंसर, ठीक है। कहीं कोई दिक्कत हो तो बताइए, कुछ ना समझ में आया हो। ट्रांसफार्मर ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर गलती है, वो गलती ये है कि ट्रांसफार्मर में जब भी ये करंट का रेशियो लेते हैं, ये करंट ऐसी होती है, I1 अगर इधर जा रही है तो I2 इधर जानी चाहिए लोड की तरफ। यहाँ पर I2 डैश क्या है, अंदर जा रही है, तो यहाँ पर माइनस साइन लगा दीजिएगा। तो ये माइनस साइन चलता रहेगा। अगर ये माइनस साइन चलेगा तो जहाँ पर माइनस है वहाँ पर प्लस हो जाएगा। ये माइनस साइन आएगा, यहाँ पर माइनस साइन आएगा, यहाँ पर प्लस साइन आ जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा प्लस साइन, 1 माइनस n, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस n प्लस n स्क्वायर माइनस n। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस n का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये हो जाएगा प्लस। तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर बनेगा r डिवाइडेड बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर I1 प्लस NR डिवाइडेड बाई 1 माइनस n का होल स्क्वायर I2। ठीक है, बस अंतर इतना, 1 माइनस n का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर है Z11, ये हो जाएगा Z12, Z21, Z2। बस थोड़ा एक करंट का थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं आपसे नए टॉपिक के साथ। अभी और न्यूमेरिकल करेंगे, 3-4 क्लास में आपके खाली न्यूमेरिकल चलेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आ जाए। एक ही क्वेश्चन को कई सारे करने के तरीके हैं। सबसे लास्ट मेथड है वही, अगर छोटा क्वेश्चन है तब तो स्टार्ट और ओपन करके दिया जाएगा, अदरवाइज तुरंत ऐसे ही केवीएल के इक्वेशन आप बना करके अरेंज करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए खूब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मेहनत कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।